अब हो गई। नमस्कार साथियों, मैं DS सैनी, आप सभी का मित्र। प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है DS सैनी चैनल पर। प्यारे साथियों, आपका ये जो टैग है, ये टैग आपका चलता ही रहेगा। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी, और दमदार तैयारी ही करनी है। दमदार तैयारी के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं आज। बहुत ही शानदार, जो आपके कुछ विद्यार्थियों की विशेष मांग थी कि सर ये हमें समझ में नहीं आता है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती है, इस पर आपको आज चर्चा करनी है। कि सर आपने जो पिछली क्लास है उसमें आपने अलंकार पढ़ा दिया, उपमा। अब हमें एक बात और समझ में नहीं आती, सर रूपक अलंकार को और पढ़ा दीजिए। दृष्टांत और उदाहरण अलंकार को मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, अंतर करना बता दिया था। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये रूपक अलंकार अपन आज पढ़ने वाले हैं काव्य शास्त्र की श्रृंखला में। बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। काव्य शास्त्र की श्रृंखला में पढ़ेंगे क्या अपन आज? रूपक अलंकार पढ़ने वाले हैं। और किसी भी सहायता के लिए आप, यानी मुझसे मिलने के लिए, कोर्स अपन कुछ नहीं दे रहे हैं अभी, तो अपन केवल बातें करेंगे, अच्छी चीज़ें समझेंगे। 99 83 37 42 93, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार को। किसको पढ़ने वाले हैं? रूपक अलंकार को पढ़ने वाले हैं। रूपक अलंकार किसको कहते हैं तो आपको इसके नाम से पता चलना चाहिए थोड़ा सा, तो कि रूपक का मतलब क्या है? रूप देना है। रूपक का मतलब क्या है? रूप देना है, यानी किसी को रूप दे दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। तो रूप कैसे देंगे? तो जहाँ उपमेय और उपमान बिल्कुल एक हो जाए, मिल जाए। जैसे दूध और पानी मिल गया, तो दूध और पानी मिल गया, तो दूध और पानी में अपन अंतर नहीं कर सकते, अलग अलग। तो जहाँ पानी में अंतर नहीं कर सकते अपन, तो इसी प्रकार से रूपक अलंकार में भी उपमेय उपमान एक हो जाते हैं, रूप दे दिया जाता है, तो वहाँ आपका होता है रूपक अलंकार। नॉर्मली सीधा सा तो अपन को ऐसे ही समझना है। तो रूपक जो अलंकार है उसमें उपमेय उपमान एक होंगे, यानी जो समानता है या जो गुण है वो एक जैसे हो जाएंगे दोनों में ही, तो वहाँ उपका होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की विशेष बात या विशेष पहचान अपन देखें तो रूपक अलंकार में कभी कभी देखो, कभी बाई चांस से होता है कि उपमान पहले आए, नहीं तो ज़्यादातर उपमेय पहले आता है, उपमान बाद में आता है। दूसरी बात, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह कैसे होता है उसको अपन समझेंगे, है ना। योजक चिन्ह लगा रहता है रूपक अलंकार में। तो रूपक अलंकार के बारे में जितनी भी बातें मैं आपको बताता चलूँ, उनको अपन को एक एक बात ध्यान रखनी चाहिए। एक एक बात को मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में मैं अपन के सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, रूपक अलंकार है, देखो, वह अलंकार जिसमें क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। जिसमें उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। उपमान का रूप दे दिया जाता है। रूप दे दिया जाता है। एक बात तो अपन को इतनी सी ध्यान रखनी है, उपमेय उपमान मैंने आपको जो कल उपमा अलंकार पढ़ाया था उसमें उपमा अलंकार के 4 भेद बताए थे और 4 अंग बताए थे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय जिसकी उपमा की जा रही है वह तो उपमेय है, और जिससे की जाए तो वह उपमान है ना। उपमेय शारीरिक प्रत्यक्ष उपस्थित होता है, और उपमान है वो आपका प्राकृतिक अप्रत्यक्ष अनुपस्थित होता है। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में की है। तो वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वह अलंकार कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति में अपन देखेंगे, जिस रचना में गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, जिस रचना में, देखिए, जिस रचना में गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, या गुणों की कर दो, गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए
दर्शाने के लिए, गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न माना जाए। उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को अभिन्न माना जाए। अभिन्न का मतलब कोई भेद नहीं है, अभिन्न माना जाए, माना जाए अर्थात, अर्थात क्या कहेंगे अपन, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए। दोनों को किसको, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इतना सा ध्यान रख लेंगे आप। तो देखो, वह अलंकार जिसमें उपमेय को उपमान का रूप दे दे, बात वही है। उपमेय को क्या दे दे, उपमान का रूप दे दे, तो भी बात वही है। और जिस रचना में गुणों की समानता, ये है गुणों की समानता, जिस रचना में गुणों की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाए। अभिन्न का मतलब कोई अंतर नहीं है, दोनों में मान लिया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, उपमेय को और उपमान को एक ही कर दिया जाए, तो वहाँ होता है आपका रूपक अलंकार। क्लियर है। तो नॉर्मल सीख यहाँ से एक आपको सवाल पूछता है रूपक अलंकार की परिभाषा के बारे में। बात करते हैं कि सर रूपक अलंकार में की विशेष पहचान क्या है। तो देखो, कोई विशेष पहचान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक पहचान लिखा देता हूँ छोटी सी, वो आपको याद रखनी है। तो ये लिख दी मैंने आपके सामने पहचान। पहचान में आप क्या लिखोगे, पहचान में आपको लिखना है कि जिस रचना में सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः उपमेय पहले आता है, पहले आता है तथा उपमेय उपमान के बीच, उपमेय व उपमान के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा, ऐसा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है सामान्यतः, लेकिन हमेशा नहीं। इस बात को ध्यान रखना है, पहले उपमेय और उपमान आएगा, पहले उपमेय आएगा फिर उपमान आएगा, और सामान्यतः उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ अलंकार होता है आपका रूपक। नॉर्मली, हमेशा नहीं, कभी कभी आपका उपमान पहले भी आ सकता है, जैसे अपन उदाहरण भी अपन देखेंगे। बात करते हैं अपन की, ये तो हो गई अपन की पहचान, है ना। और यहाँ पर आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि उपमेय उपमान में, उपमेय उपमान में उपमेय उपमान में दूध नीर के मिलाने जैसी समानता रहती है, मिलाने जैसी समानता रहती है। यानी दूध और पानी को मिला दिया जाए, उसे अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उपमेय उपमान जहाँ अलग नहीं हो सकते, एक जैसे ही हो जाते हैं, वहाँ आपका अलंकार होता है रूपक अलंकार। क्लियर है ना। बस नॉर्मल सी बात ही ध्यान रखनी है। अब देखते हैं रूपक अलंकार के भेद।
तो रूपक अलंकार के भेद है ना, वो बता देता हूँ मैं आपको। रूपक अलंकार के भेद पर अपन चर्चा करते हैं। तो रूपक अलंकार के जो भेद है ना, उस पर कई किताबों में कन्फ्यूज़न है, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं घुसना है। ये लिख दिया मैंने रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार है रूपक अलंकार के भेद। तो रूपक अलंकार के भेद है ना, वो कई कई पर तो दो प्रकार बता रखे हैं, है ना। वैसे मैं भी बता देता हूँ आपको, देखो पूरा कंप्लीट। ये आपका जो रूपक अलंकार है, ये दो प्रकार का अलंकार होता है वैसे तो, है ना। लेकिन बाकी ज़्यादा किताबों में इसको बता नहीं रखा है। एक तो होता है अभेद रूपक, अभेद रूपक, ये भेद रूपक होता है एक तो, है ना। और एक होता है तद्रूप रूपक, तद्रूप, है ना, तद्रूप रूपक। लेकिन ये तद्रूप जो रूपक है, यहाँ से कोई सवाल आज तक पूछा ही नहीं गया है, और मेरा मानना तो ये है कि आप पूछेगा भी नहीं। और जो आपको जो किताबों में जो भेद मिलते हैं ना, वो इसके भेद मिलते हैं किसके, अभेद रूपक के। अभेद रूपक है ये कितने प्रकार का है, तो अभेद रूपक के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ये आपको खास बात अपन को ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात ध्यान रखनी है, ये ही खास बात अपन को ध्यान रखनी है, ये वाली। तो देखो एक तो होता है आपका सांग रूपक। क्या होता है आपका सांग रूपक, क्या होता है सांग रूपक अलंकार, है ना, सांग रूपक अलंकार। एक होता है आपका निरंग रूपक, निरंग, निरंग रूपक अलंकार, है ना। और एक होता है आपका परम्परित रूपक। कौन सा होता है, परम्परित रूपक, परम्परित, परम्परित रूपक, है ना। तो ज़्यादातर किताबें हैं उनमें ये रूपक अलंकार के तीन भेद दिखाती है। वो कौन कौन से, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक, ये तीन ही बताती है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये जो आपका अभेद रूपक है, इसका भेद है ये, ऐसे कई किताबों में ऐसे ही बता रखा है। आपको ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछता भी है तो रूपक अलंकार के दो भेद बताने हैं आपको, अभेद और तद्रूप। और अभेद के तीन रूप है। तीन कौन से हैं, एक तो आपका सांग रूपक है, एक आपका कौन सा है, निरंग रूपक है, और एक आपका कौन सा है, परम्परित रूपक है। अब ये तीनों को समझना है, खास बात। अब भाई इनमें जो इनके जो उदाहरण होंगे वो सभी रूपक अलंकार के होंगे, हम इस बात को जानते हैं। तो तीनों के बारे में समझते हैं और तीनों के उदाहरण देखते हैं, तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा रूपक अलंकार पढ़ने में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक के बारे में आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर अपन इनके तीनों के उदाहरण देखेंगे। कल जैसे अपन ने पढ़ा था किसको, उपमा अलंकार को, उसी प्रकार से। तो देखो एक तो आपको यहाँ पर तो लिखना है सांग रूपक। क्या लिखना है आपको, सांग रूपक, सांग रूपक, है ना। एक तो लिखना है सांग रूपक, और यहाँ पर बना देना अपन को एक चौकोर बॉक्स, ताकि अपन क्लियर हो जाए। एक है आपका निरंग रूपक। कौन सा है, निरंग रूपक अलंकार, है ना। और निरंग रूपक के अलावा एक कौन सा पढ़ा अपन ने, परम्परित रूपक। कौन सा पढ़ा है, परम्परित रूपक, परम्परित, परम्परित रूपक, ठीक है, परम्परित रूपक। ये अपन को पढ़ने हैं। कितने अलंकार है ये, तीन अलंकार, तीन भेद इसके कर दिए अपन ने। कौन कौन से, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। अब तीनों का मैं तरीका बताता हूँ आपको, ये तीनों आ जाए तो कैसे भेद करना है। वो तो इसके उदाहरण है, वो सभी रूपक के उदाहरण है, सीधा सीधा से ध्यान रखेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे अपन, अच्छे तरीके से दिमाग लगाएंगे। सांग रूपक कहाँ होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर सांग रूपक में दो लाइन लिख रहा हूँ मैं, दो लाइन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पॉइंट एक तो लिखना है आपको कि सभी अंगों का आरोप होता है ना। सभी अंगों का आरोप, अंगों का आरोप कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। और अगर ये भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रख लेनी है, ये वेरी मोस्ट है दूसरी बात। दूसरी बात क्या है, बस ये इससे ही पहचान जाओगे आप, क्या होंगे, बहुत सारे रूपक होते हैं इसमें, है ना। बहुत सारे रूपक होते हैं, बहुत सारे रूपक होते हैं, बहुत सारे रूपक होते हैं। तो वहाँ पर आपका होगा कौन सा, सांग रूपक। जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में दो तीन जगह रूपक अलंकार आ गया, तीन जगह रूपक अलंकार आ गया, तो वहाँ सांग रूपक होता है।
और दो जगह आ रहा है तो कौन सा होगा, और एक जगह आ रहा है तो कौन कौन सा होगा, वो ध्यान रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है निरंग रूपक अलंकार में। निरंग रूपक अलंकार क्या कहता है, एक अंग का आरोप होगा। आपको एक लाइन तो याद रखनी है, एक अंग का आरोप, एक अंग का आरोप होगा, एक अंग का आरोप, एक अंग का आरोप, एक अंग का आरोप होगा। और ख़ास बात ध्यान रखने की है, वो मोस्ट बात ये है, एक रूपक, एक रूपक का प्रयोग होता है, एक रूपक का प्रयोग, यानी एक ही जगह रूपक आएगा। क्लियर है, एक ही जगह रूपक आएगा तो वो होगा आपका निरंग रूपक अलंकार। क्लियर हो गया। अब अपन के पास कौन सा बच रहा है, अब अपन के पास बच रहा है कौन सा, परंपरित रूपक। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको परंपरित रूपक में ध्यान रखना है, यहाँ होते हैं दो रूपक। कितने रूपक होते हैं, दो रूपक होते हैं, दो रूपक होते हैं, किंतु ध्यान रखेंगे, किंतु किंतु देखेंगे एक रूपक दूसरे रूपक की, एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता है, दूसरे रूपक की पुष्टि करता है, की पुष्टि करता है, पुष्टि करता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा रूपक होता है बताओ, परंपरित रूपक। तीनों बता दिए मैंने, अब गलती करो तो खूब करो, है ना। तो देखो ध्यान से, जहाँ बहुत सारे रूपक होंगे वहाँ तो होगा संग रूपक, जहाँ एक अंक का आरोप हो और एक ही रूपक हो तो वहाँ निरंग रूपक है, और जब दो रूपक हो लेकिन एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता हो तो वहाँ होता है परंपरित रूपक। क्लियर है, ओके, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल, सबसे पहले अपन उदाहरण देखेंगे, किसका किसका देखेंगे अपन, उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो अपन को ले लेते हैं सीधा सा उदाहरण अपन, एक मिनट होल्ड रखेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन ले लेते हैं सांग रूपक का उदाहरण। और सांग रूपक का उदाहरण ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो देखिए ये है आपका सांग रूपक। सांग रूपक में आप देखेंगे कि सांग रूपक का मतलब क्या होगा, बहुत सारे रूपक। क्या होगा आपका, बहुत सारे रूपक, बहुत सारे रूपक होंगे इसमें, बहुत सारे रूपक होंगे। कैसे होंगे, तो देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उदित उदयगिरी मंच पर, देखो उदित और उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर वाल पतंग, वाल पतंग विगसे संत सरोज सब, विगसे संत सरोज सब, संत सरोज सब उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब। और आगे है आपके हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। ये देखो ये उदाहरण है आपका। यहाँ आप देखेंगे रघुवर बाल पतंग, तो देखो यहाँ पर आपको लगाना है डैश, है ना, रघुवर बाल पतंग बिंग से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पहली बात तो मेरी ट्रिक से आपको बातचीत समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको आज सुबह का जो सूर्य उदित हो रहा है उसका वर्णन किया है, भगवान श्री राम मंच पर है। और भगवान जो श्री राम मंच पर है तो श्री राम कैसे लग रहे हैं, जैसे एक सूर्य सुबह उदय होता है, उदित उदयगिरी मंच, उस गिरी मंच पर उदित हो रहा है सूर्य, ऐसे लग रहे हैं कौन, भगवान राम। यानी सूर्य का उदय होना पीला पीला और ऐसा कैसा ही भगवान राम, यानी उपमेय और उपमान गिरी रूपी मंच, रघुवर रूपी बाल पतंगा, बाल पतंगा यानी वो
बालक रघुवर राम है वो बाल पतंग जैसे लग रहे हैं, जैसे बालक का जो पतंगा बाल पतंगा है उसका रूप भगवान राम ने ले लिया है ना। बिगसे संत सरोज सब, बिगसे संत सरोज सब बिकस गए, खुश हो गए संत रूपी सरोज, सब खुश हो गए, हर्षे लोचन भ्रंग, और सबकी आंखें उनकी जो भ्रंग है भौरे की तरह खुश हो गई, हर्षे लोचन भ्रंग। तो देखिए यहाँ पर आपको रूपक अलंकार पहचानना है। तो पहली बात तो नॉर्मल समझ में आ गया आपको सीधा सीधा ही कि देखो गिरी रूपी मंच एक रूपक तो ये आ गया, रघुवर बाल पतंग एक रूपक आपका ये आ गया। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पहले ये उपमान आ गया, एक में ध्यान रखेंगे, पहले उपमान है और ये मंच है, ये है उपमेय। बाकी का सब में आपको ध्यान रखना है। रघुवर है ये आपका उपमेय है भगवान राम, और बाल पतंगा है ये उपमान है। तो मैंने ट्रिक भी यही बताई, पहले उपमेय उपमान आएगा, कभी कभी ऐसे होता है ना। संत सरोज यहाँ पहले उपमेय है संत, और संत रूपी कौन है सरोज, ये उपमान है, ये प्राकृतिक चीज़ है सरोज कमल, है ना। कल का जो वीडियो नहीं पढ़ा आपने तो ये कल का वीडियो पढ़ना ज़रूरी है भाई, तब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी जगह पर आपके वो आ गए हैं रूपक अलंकार, यानी 3 जगह पर, 1 2 और 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सांग रूपक। कौन सा होगा, सांग रूपक। क्या बात समझ में आ गई मेरी बात, कौन सा रूपक होगा, सांग रूपक। कोई दिक्कत है क्या, एकदम सीधा है। और ले लेते हैं एक और उदाहरण, देखो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल वाला ले लेते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, मन सरोज बढ़ जाए, मन सरोज बढ़ जाए। और देखो घटत 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 फिर ना घटे, घटत घटत फिर ना घटे, तरु समूल कुमलाए, तरु समूल कुमलाए, तरु समूल कुम्ह लाए। ये देखो कितना बढ़िया उदाहरण है आपका। बढ़त बढ़त संपत्ति सतिल सलिल, संपत्ति रूपी सलिल बढ़ता है, संपत्ति रूपी पानी जब बढ़ता है तो मन सरोज बढ़ जाए, और मन रूपी कमल है ना वो बढ़ जाता है, खिल जाता है मन, है ना भाई। जैसे ही संपत्ति बढ़ेगी वो संपत्ति रूपी पानी मन रूपी सरोज में लगेगा तो मन रूपी सरोज खिलेगा कि नहीं खिलेगा। तो संपत्ति सलिल और मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, और फिर घटता ही चला जाता है तो तरु समूल कुमलाए, है ना। यानी तरु पूरा पूरा पेड़ क्या हो जाता है, कुमला जाता है। इसी प्रकार से संपत्ति घट जाती है तो फिर बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने रूपकों का प्रयोग कर दिया है, 2 रूपकों का। संपत्ति रूपी सलिल, तो संपत्ति तो यहाँ क्या है, उपमेय है, और ये क्या है, सलिल आपका उपमान है। यहाँ देखो मन, ये आपका उपमेय है, और यहाँ सरोज है, वो कौन है, उपमान है। अब तुम कहोगे सर इसमें 2 ही रूपक आए हैं, तो 2 रूपक तो परम्परित में बताए थे आपने। तो बेटा परम्परित में जो रूपक आएंगे वो एक दूसरे की पुष्टि करेंगे, यहाँ पर कोई पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर माना जाएगा सांग रूपक। कौन सा माना जाएगा, सांग रूपक अलंकार माना जाएगा। क्या क्लियर है आप सभी को। तो अपन इसका बहुत ज़्यादा लंबा उदाहरण लेते हैं, तो लंबा चौड़ा उदाहरण इसके होते हैं। जैसे आप ले सकते हो, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, है ना। चलो मैं बता देता हूँ एक और, बीती विभावरी जागरी, है ना। ये देखो बीती बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही।
अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट, ताराघट ऊषा नागरी, ऊषा नागरी। आप देख रहे हो इस वर्णन में, बीती बिभावरी जागरी, हे रात तो बीत गई है अब तू जाग, है ना। क्यों जाग? तो देखो बीती बिभावरी, बिभावरी का मतलब रात है, जागरी अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट, अंबर का मतलब आकाश रूपी पनघट में डुबो रही ताराघट, तारा रूपी घड़े, ऊषा नागरी, ऊषा का मतलब सुबह और नागरी का मतलब महिला, यानी सुबह रूपी महिला आ गई है, इसलिए तू जाग, यानी सुबह हो गई है। तो देखिए ध्यान से, आपका अंबर रूपी पनघट है और तारा रूपी घड़े है और ऊषा रूपी स्त्री है, सुबह रूपी स्त्री है, यानी यहाँ पर आपके कितनी जगह पर रूपक आ रहे हैं? 3 जगह पर। इसका मतलब सांग रूपक है, सांग रूपक अलंकार है। इस तरीके से हम रूपक अलंकार को समझ सकते हैं। नॉर्मली सीधा होता है, एकदम सीधा सरल, एकदम सीधा सरल आपका यहाँ पर कौन सा होता है? सांग रूपक। अब देखो आपको मैं सीधा सा ले चलता हूँ अब किस पर? निरंग रूपक पर। निरंग रूपक के बारे में मैंने क्या कहा था आपसे? निरंग रूपक। तो निरंग जो रूपक अलंकार है उसके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे कहा था कि एक रूपक आएगा और एक अंग का आरोप होगा। एक रूपक है और एक अंग है, एक अंग है, एक अंग का आरोप है। क्लियर है ना? तो इसके तो बहुत सीधे उदाहरण आते हैं, शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जिसको ये नहीं आता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा, है ना। देखो मीराबाई का एक ये है, पायोजी, पायोजी मैंने राम राम रत्न धन पायो, पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखो यार राम रूपी रत्न है, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही रूपक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? निरंग रूपक है, और जगह पर रूपक अलंकार नहीं है। कहीं पर दिख रहा है कि और रूपक एक ही जगह। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, देखो चरण कमल वंदौ हरिराई, वंदौ हरिराई। आप देख रहे हो केवल एक ही जगह चरण रूपी कमल, एक ही जगह रूपक है, यानी यहाँ पर आपका कौन सा है? निरंग रूपक है। कौन सा है? निरंग रूपक है। क्लियर है? लास्ट देखेंगे, परम्परित रूपक। इसका मतलब क्या कहा आपने? 2 रूपक होंगे, एक दूसरे की पुष्टि करेंगे, एक दूसरे की पुष्टि। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो बता दो ईमानदारी से, दिल से, सच्चे मन से बता दो यार। आ रही कि नहीं आ रही? क्लासे पसंद आ रही कि नहीं आ रही? शेयर नहीं कर रहे हो तुम, न लाइक कर रहे हो, हैं? करो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? अपना परिवार है ये, बढ़ाइए इसको कैसे भी करके, है ना। आप सभी सहयोग देंगे तभी ये बढ़ेगा। मैं बार बार रोज़ हर वीडियो में कहूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? अपन सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार को बढ़ाइए, बस बात यही है। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, आनंद लेते रहेंगे, रसीले अंदाज में पढ़ते रहेंगे मज़े से। पारंपरिक रूपक अपन पढ़ रहे हैं, तो अब लाइक शेयर तो आपका काम बनता है। लाइक तो करते ही नहीं है लोग, चले जाते, तुरंत देख करके पढ़ लिया हमने, हमारा काम बन गया, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फ्री पढ़ा रहे हैं मास्टर, हम तो पढ़ लेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। आपके और मेरे बीच में बिल्कुल जुड़ाव होना चाहिए अंदरूनी, तब जाके मज़ा आएगा, तभी जाके हमें सफलता मिलती है, मुझको भी आपको भी, है ना। देखिए जहाँ 2 रूपक होंगे एक दूसरे की पुष्टि करेंगे, तो वहाँ पर आपका उत्तर होता है कौन सा? पारंपरिक रूपक।
और इसके मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बताऊंगा, ज़्यादा फंसाऊंगा नहीं, क्योंकि परीक्षा में तो जब अर्थ हमको समझ में आ जाता है तो हम कर लेते हैं, नहीं तो कितना ही धुरंधर हो फिर नहीं होता हमसे। तो देखो उदाहरण लेते हैं अपन, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर। ये प्रेम वाली बात थी इसलिए मैंने यही उदाहरण ले लिया। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट खोल दो तुम, खोल दो तुम। देखो यहां प्रेम रूपी अतिथि है, प्रेम रूपी अतिथि है, और ये द्वार पर खड़ा है प्रेम रूपी अतिथि। हृदय रूपी कपाट यानी आपका दरवाजा है, हृदय रूपी दरवाजे को खोल दो। एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं पुष्टि बताओ? जब प्रेम रूपी अतिथि है वो द्वार पर आएगा तभी तो दरवाजा खोलेगा। तो एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, प्रेम रूपी अतिथि है और हृदय रूपी कपाट यानी दरवाजा है। तो प्रेम रूपी अतिथि दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो हृदय के जो दरवाजे हैं, जो किरवाड़ हैं, किवाड़ हैं, जो आप बोलते हो वो, उसको खोल दो। तो प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। कितनी जगह पर है? 2 जगह पर आपका कौन सा है? रूपक अलंकार है ना? कर लोगे क्या? तो आपको नॉर्मली आपके इस तरीके के उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण बहुत सारे पढ़े हैं, अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करेंगे हल तो इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी फिर से कह रहा हूँ, इस नंबर पर आप सीधा अपन चर्चा कर सकते हैं, है ना, याद रख सकते हैं। सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं। एक खबर विशेष ये है कि यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें कितने लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं, तब मुझे ये पता चले कि आप में से ज़्यादातर लोग वो लाइव देखना चाहते हैं। तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ सीधा, और प्रश्नों को अपन ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। सफलता का राज एक ही है, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है, तुम कितना ही पढ़ लो, मैंने कितना ही पढ़ा दिया, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क पड़ेगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना हल करोगे प्रश्नों को, जितना अपन उसमें ट्रिक लगा के याद कर लेंगे, तभी आपकी सफलता आपके द्वार चूमेगी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे साथियों। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच और धन्यवाद साथियों। आप सभी मिलते रहोगे, मिलते भी रहेंगे, बात करते रहेंगे, सब परिवार को बढ़ाते रहेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे साथियों। नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।